हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक। ये बुक है उद्यमिता, जो कि पेपर 4 के पार्ट बी की यूनिट 1 से संबंधित है। इसके तहत हम नए उद्यम प्रबंधन के प्रमुख मुद्दे कंप्लीट कर रहे थे। ये इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं नए उद्यम के मुद्दे। सबसे पहले देखेंगे हम मानव संसाधन समस्याएं। प्रभावी संचार किसी भी सफल व्यवसाय के संचालन व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो प्रभावी संचार होता है वह किसी भी सफल व्यवसाय के संचालन में और उसके प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खुले संचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त होता है? खुले संचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब खुले संचार का अर्थ क्या होता है? खुले संचार का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को अपने विचारों को प्रबंधक के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो खुले संचार का अर्थ होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जो कर्मचारी है वह अपने विचारों को प्रबंधक के साथ साझा कर सकता है या फिर अपने विचारों को प्रबंधक तक पहुंचा सकता है। इसके कारण संगठन में परिवर्तन तथा उनके प्रभाव शीघ्र साझा किए जाते हैं और इसके कारण संगठन में परिवर्तन तथा उनके प्रभाव शीघ्र साझा किए जाते हैं। संगठन के पास समय और कौशल है जो परिवर्तनों का जवाब देने और भविष्य में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। तो संगठन के पास समय और कौशल है जो परिवर्तनों का जवाब देने और भविष्य में अवसरों का लाभ उठाने के लिए अति आवश्यक होता है। एक प्रभावी प्रबंधन संरचना तनाव को कम कर सकती है। तब जो एक प्रभावी प्रबंधन होता है वो संरचना तनाव को कम कर सकता है और कर्मचारियों की उत्पादक क्षमताओं को व्यावसायिक विकास और लाभ बढ़ाने में सहयोगी बना सकती है। एक उद्यम आमतौर पर कुछ लोगों के साथ प्रारंभ होता है। तो जब हम एक उद्यम प्रारंभ करते हैं तो वह आमतौर पर कुछ लोगों के साथ ही प्रारंभ होता है। अक्सर कर्तव्यों का आयोजन करने वाले केवल 1 या 2 व्यक्ति होते हैं और ऐसा होता है कि जब हम उद्यम स्टार्ट किया है तो 1 या 2 व्यक्ति हो सकते हैं इसमें। जैसे जैसे फर्म का कारोबार बढ़ता है वैसे वैसे अधिक लोगों को एक कार्यात्मक आधार पर अक्सर विशेष भूमिकाएं निभाने के लिए काम पर रखा जाता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि मेनली जो व्यवसाय होता है वह 1 या 2 व्यक्तियों द्वारा स्टार्ट किया जाता है और जैसे जैसे जो व्यवसाय होता है वह ग्रो करता है, वह कारोबार बढ़ता है, तो वैसे वैसे लोगों को कार्य के हिसाब से, उनकी भूमिकाओं के हिसाब से यानी भूमिकाएं निभाने के लिए उनको काम पर रख लिया जाता है। व्यवसाय एक मानव लेखांकन प्रणाली को विकसित करता है और जो व्यवसाय होता है वह मानव लेखांकन प्रणाली को विकसित करता है जिसमें कर्मचारियों की जानकारी प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सटीकता के लिए उपयोग होनी चाहिए। जैसे उनका नाम, पता, वैवाहिक स्थिति, आश्रितों और शामिल होने की तिथि, कंपनियों में नौकरी का इतिहास, वेतन ग्राफ, डिग्री सहित शिक्षा, व्यावसायिक लाइसेंस या प्रमाण पत्र, व्यावसायिक प्रकाशन, नेतृत्व सबूत, कैरियर के लक्ष्य, ये सब होने चाहिए। नेक्स्ट है संघर्ष पर नियंत्रण। सफल प्रबंधन की एक अन्य विशेषता संघर्ष को नियंत्रित करने में है। व्यापार और उद्यम की पारस्परिक गतिविधियों में संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब व्यापार और उद्यम की जो पारस्परिक गतिविधियां होती हैं उनमें संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कम जरूर किया जा सकता है। समाप्त नहीं कर सकते हैं पर कम जरूर कर सकते हैं। किसी संगठन को विकसित करने के लिए इसे सकारात्मक तरीके से चैनलित करने की आवश्यकता होती है कि हम कोई भी बिजनेस चलाएंगे, कोई भी उद्यम चलाएंगे तो उसमें हमें जो संघर्ष होंगे वो उनको हम समाप्त नहीं कर पाएंगे पर उनको अपेक्षाकृत कम तो कर सकते हैं और उसके लिए हमें सकारात्मक तरीके से अपने जो व्यवसाय है उसको संचालित करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है संरचनात्मक मुद्दे। किसी विशेष संगठन की संरचना विभिन्न प्रकार के आंतरिक तथा बाह्य वातावरण पर निर्भर करती है। प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी, फिर है विनियामक वातावरण, सरकारी नीतियां तथा कानून, ग्राहक विशेषताएं, आपूर्तिकर्ता विशेषताएं, आर्थिक वातावरण, संगठन एवं कर्मचारी विकास, रणनीति बनाना उत्पादों या बाजारों सहित। ये सब हो गए संरचनात्मक मुद्दे। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति और प्रक्रियात्मक मुद्दे।
संगठनात्मक प्रबंधन का केंद्रीय तत्व प्राधिकरण है। तो संगठनात्मक प्रबंधन का जो केंद्रीय तत्व है वह प्राधिकरण है। प्राधिकरण संगठन के भीतर नियंत्रण का अभ्यास है। जो प्राधिकरण है वह संगठन के भीतर नियंत्रण का अभ्यास है। नियंत्रण को एक पूरी व्यवस्था फर्म के संचालन को बनाए रखती है। नियंत्रण की एक पूरी व्यवस्था जो फर्म का संचालन होता है उसको बनाए रखती है और प्राधिकरण को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। और जो नियंत्रण होती है वह जो फर्म होती है उसका संचालन को सुचारू रूप से बनाए रखती है और साथ ही प्राधिकरण को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। प्रतिनिधिमंडल व्यवसाय में प्राधिकरण के प्रभावी अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो प्रतिनिधिमंडल होता है वह व्यवसाय में प्राधिकरण के प्रभावी अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी ढंग से एक संगठन में जिम्मेदारी और प्राधिकारी को निपुणता के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को देखा जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल की शक्ति को स्वीकार करें। अधीनस्थों की क्षमता का पता लगाना। सुनिश्चित करें कि विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। विशिष्ट जिम्मेदारियों को नियुक्त करने के लिए कर्मचारी चुनें। नियमित निगरानी और ब्याज प्रदान करें। परिणामों पर चर्चा करें और उचित प्रक्रिया दें। नेक्स्ट हम देखेंगे उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन। कई कंपनियों ने उद्देश्यों MBO द्वारा प्रबंधन का उपयोग किया है। माफ कीजिए। यह प्रबंधन की एक तकनीक है जहां प्रबंधक और उनके विशिष्ट अधिकारियों ने अधीनस्थों के लक्ष्यों को निर्धारित किया। तो यह क्या है? यह प्रबंधन की एक तकनीक है MBO यानी कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, जहां प्रबंधक और उनके विशिष्ट अधिकारियों ने अधीनस्थों के लक्ष्यों को निर्धारित किया। एक MBO सिस्टम की स्थापना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें निम्नलिखित चरण या कदम शामिल होते हैं। अब इनको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले अधीनस्थ प्रगति को मापने के उद्देश्य और साधनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अब जो अधीनस्थ हैं वह प्रगति को मापने के उद्देश्यों और साधनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। पर्यवेक्षक विकसित व्यवसाय के प्रकाश में प्रस्तावित उद्देश्यों का मूल्यांकन करता है। जो पर्यवेक्षक होता है वह विकसित व्यवसाय के प्रकाश में प्रस्तावित उद्देश्यों का मूल्यांकन करता है। अपने व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह पुरस्कार सुनिश्चित करता है कि उसे किस प्रकार से काम करना है और वह खुद के लक्ष्य उद्देश्यों को निर्धारित करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा और उनको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और अगर वो प्राप्त कर लेगा तो उसके लिए क्या पुरस्कार वह रखेगा, तो वह सुनिश्चित करता है कि अगर मैंने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिए तो मुझे क्या पुरस्कृत, किस तरीके से पुरस्कृत मुझे खुद को करना है। नेक्स्ट है जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य। एक छोटा या नया व्यवसाय कोई अपवाद नहीं है। ऐसी अनदेखी घटनाओं की पहचान करना और जल्दी से निपटाना प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी है। जो छोटा या नया व्यवसाय है वह कोई अपवाद नहीं है। एक अनदेखी घटनाओं की पहचान करना और जल्दी से निपटाना प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी है। केवल प्रबंधन में समग्र संगठन पर इन घटनाओं के पूर्ण प्रभावशाली प्रभाव का आकलन करने की क्षमता है। कुछ विनाशकारी घटनाएं जो व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं निम्नलिखित हैं। जोखिम प्रबंधन के मुद्दे के अंतर्गत कुछ विनाशकारी घटनाएं हैं जो व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले संपत्ति की चोरी, कानून का उल्लंघन, सूचना प्रौद्योगिकी अपराध, धोखेबाजी प्रथाएं, बाढ़ से प्रभावित। वास्तविक समाधान संगठन के भीतर से आना चाहिए और दैनिक लागू किया जाना चाहिए। सरकार और संस्थागत नीतियां यह एक और पहलू हैं जिसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो जो वास्तविक समाधान है वह संगठन के भीतर से आना चाहिए और दैनिक रूप से लागू होना चाहिए। सरकार और संस्थागत नीतियां यह एक और पहलू हैं जिनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। व्यवसाय पर सरकारी एजेंसियों के प्रभाव और उनके प्रभाव को चुनौती देने के लिए उठाए गए कदमों की पहचान करने के लिए निम्न पर विचार हमें करना चाहिए। एजेंसियों को व्यापार के संचालन को प्रभावित करती हैं। एजेंसियां जो व्यापार के संचालन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक एजेंसी में प्रमुख संपर्क करना। प्रत्येक एजेंसी में प्रमुख संपर्क कर रखना। वर्तमान में व्यापार को प्रभावित करने वाले नियम। एजेंसियों के निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए नीतियों का ज्ञान। लंबे समय से एजेंसियों के साथ काम करने की इच्छा रखना।
ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं इसके कुछ स्मरणीय तथ्य जो आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे उद्यम की स्थापना से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? उद्यम की स्थापना से श्रम संबंधी, परिवहन संबंधी, बाजार संबंधी, कच्ची सामग्री संबंधित, औद्योगिक स्थल संबंधित, सरकारी व्यवहार संबंधी, उपयोगिता संबंधी, समुदाय संबंधी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा संबंधी, सरकारी नियमों से संबंधित, आर्थिक कारक और विदेशी कारक, ये सब थे उद्यम की स्थापना में स्थान संबंधी कारक। तो इन सबको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रबंध के लिए आवश्यक गुण। प्रबंधन के लिए रचनात्मक, लक्ष्य उन्मुख, आरंभिकता, स्वतंत्र सतर्कता, आध्यात्मिकता, आत्मनियंत्रण एवं विनियमन, दृढ़ता और धैर्य, आशावादी, ये है प्रबंधन के लिए आवश्यक गुण। नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीकी कौशल। प्रौद्योगिकी में तकनीकी एवं उपकरणों का कौशल तकनीकी कौशल है। नेक्स्ट है उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, MBO। यह प्रबंधन की एक तकनीकी है जहां प्रबंधक और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने अधीनस्थों के लक्ष्यों को निर्धारित किया है। नेक्स्ट है प्रबंध के कौशल के प्रकार, तकनीकी कौशल, अंतर्व्यक्तिक कौशल, वैचारिक कौशल, संचार कौशल, ये आपको 2 नंबर में लिखने को आ सकते हैं। नेक्स्ट है नए उद्यम के संरचनात्मक मुद्दे, प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी, विनियात्मक वातावरण, सरकारी नीतियाँ कानून, ग्राहक विशेषताएं, आपूर्तिकर्ता विशेषताएं, आर्थिक वातावरण, संगठन में कर्मचारी विकास, रणनीति बनाना, उत्पादों या बाजारों सहित। ये संभावित प्रश्न है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि संचार कौशल से आप क्या समझते हैं? अंतर्व्यक्तिगत कौशल को परिभाषित कीजिए। उद्यम प्रबंधन का संरचनात्मक मुद्दा क्या है? नए उद्यम प्रबंधन का स्थानीय मुद्दा क्या है? इस प्रकार से ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए। उद्यम प्रबंधन से संबंधित 4 प्रमुख कौशलों के नाम लिखिए। ये आपसे पूछे जा सकते हैं और ये है लघुत्तरीय प्रश्न। नए उद्यम प्रबंधन के संदर्भ में स्थानीय मुद्दों के श्रम संबंधी व परिवहन संबंधी कारकों का उल्लेख कीजिए। नए उद्यम प्रबंधन के संदर्भ में स्थानीय मुद्दों के बाजार संबंधी व औद्योगिक स्थल संबंधी कारकों का उल्लेख कीजिए। नए उद्यम प्रबंधन में नीतिगत और प्रक्रियात्मक मुद्दों को रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट है दीर्घवृत्तीय प्रश्न। तो ये सब जो दीर्घवृत्तीय प्रश्न है इनको आप लिख सकते हैं। जैसे नए उद्यम प्रबंधन में प्रबंधन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इन सब क्वेश्चन को आप लिखिए और अपने आंसर राइटिंग करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करें। अगर आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।